आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, विहंगम दृष्टि अध्ययन श्रृंखला में एक बार पुनः आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको विदित है कि इस श्रृंखला में हम लोग केवल उन महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य होते हैं साथियों। और आज की इस पाठचर्या को हम लोग प्रारंभ करें इससे पूर्व वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और वीडियो से संबंधित पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल यूनिक प्रज्ञान UNIQUEPRAGYAN टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल है यूनिक प्रज्ञान, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशन और पीडीएफ प्राप्त होते रहेंगे। साथियों, बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या और देखेंगे आज की पाठचर्या में सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का काल क्रमानुसार अध्ययन करने वाले हैं। और पहले टॉपिक सबसे पहले देखते हैं ध्वन्यालोक। 9वीं शताब्दी का मध्य रहा है और आनंदवर्धन द्वारा रचित यह रचना है। वहीं वक्रोक्त जीवितम कुंतक की रचना 10वीं शताब्दी का मध्य और कवि कंठाभरण आचार्य क्षेमेंद्र की रचना 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और साहित्य दर्पण विश्वनाथ की रचना 14वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण काव्य शास्त्रीय ग्रंथों को देखते हैं। काव्यादर्श आचार्य दंडी द्वारा 7वीं शताब्दी का ग्रंथ है। काव्यालंकार रुद्रट द्वारा लिखा गया 9वीं शताब्दी का ग्रंथ है। और 10 रूपकम धनंजय द्वारा लिखा गया 10वीं शताब्दी का ग्रंथ है। महिम व्यक्ति विवेक 11वीं शताब्दी का ग्रंथ है। महिम भट्ट द्वारा लिखा गया व्यक्ति विवेक के रचनाकार महिम भट्ट हैं। 11वीं शताब्दी का यह ग्रंथ है। बाकी नाट्य दर्पण रामचंद्र व गुणचंद, नाट्य शास्त्र की बात नहीं हो रही है, नाट्य दर्पण की बात हो रही है। 12वीं शताब्दी का ग्रंथ है काव्य शास्त्री ग्रंथ और रामचंद्र व गुणचंद द्वारा लिखा गया है। वहीं जयदेव द्वारा लिखा गया 13वीं शताब्दी का चंद्रालोक है। और उज्ज्वल नीलमणि 16वीं शताब्दी का रूप गोस्वामी द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। साथियों, सारे ही ग्रंथ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ध्वन्यालोक आनंदवर्धन का, वक्रोक्त जीवितम कुंतक का, कवि कंठाभरण क्षेमेंद्र का, साहित्य दर्पण विश्वनाथ का। और इसी तरह से ध्वन्यालोक 9वीं शताब्दी का, वक्रोक्त जीवितम 10वीं शताब्दी, कवि कंठाभरण 11वीं शताब्दी, साहित्य दर्पण 14वीं शताब्दी का ग्रंथ है। वहीं काव्यादर्श 7वीं शताब्दी का दंडी द्वारा लिखा गया। काव्यालंकार 9वीं शताब्दी का रुद्रट द्वारा लिखा गया। 10 रूपक धनंजय द्वारा लिखा गया 10वीं शताब्दी का। और व्यक्ति विवेक महिम भट्ट द्वारा 11वीं शताब्दी का। नाट्य दर्पण 12वीं शताब्दी का रामचंद्र व गुणचंद द्वारा लिखा गया। चंद्रालोक 13वीं शताब्दी का जयदेव द्वारा लिखा गया है। और उज्ज्वल नीलमणि 16वीं शताब्दी का रूप गोस्वामी द्वारा लिखा गया है। आगे साथियों बढ़ते हैं। और रूपकों की 5 अवस्थाएं होती हैं जिनसे अक्सर प्रश्न आता है, तो देख लेते हैं इन कार्य अवस्थाओं का सही अनुक्रम क्या है। तो इन 5 अवस्थाओं में जिनके द्वारा नाटकीय वृत्त की गति प्रकट होती है वही कार्यावस्थाएं जो हैं हम लोग देख रहे हैं। प्रारंभ, इसमें फल का बोध प्राप्त की आकांक्षा का उदय होता है। प्रयत्न, इसमें फल प्राप्त के लिए प्रयत्न दृष्टिगोचर होता है। प्राप्त्याशा, इसमें फल प्राप्त की आशा की जाती है। और नियताप्ति, इसमें बाधाओं की समाप्ति और फल प्राप्ति का निश्चय होता है। फलागम, यह अवस्था फल समाप्ति का सूचक है। आगे अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में संकलन त्रय के अंतर्गत स्थान, काल और कार्य, ये 3 बिंदु आते हैं। स्थान, काल और कार्य। अर्थ प्रकृतियां 5 होती हैं, बीज, बिंदु, पताका, प्रकरी और कार्य। यहां से भी प्रश्न आता है। तो अर्थ प्रकृतियां जो हैं बीज, बिंदु, पताका, प्रकरी और कार्य हैं। 5 संधियों होती हैं, मुख, प्रतिमुख, गर्भ, अवमर्श और निर्वहन। इसके बाद आगे हम लोग पढ़ते हैं और आगे देख लेते हैं सुमिंद्रानंदन पंत जी को। सुमिंद्रानंदन पंत के कुछ महत्वपूर्ण कृतियों को देखते हैं। उच्छ्वास 1922 ईस्वी, वीणा 1927 ईस्वी की प्रकाशित रचना, पल्लव 1926 ईस्वी की प्रकाशित रचना, गुंजन 1932 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। वहीं ग्रंथि 1929 ईस्वी की रचना है। ग्रंथि जो है यह खंड काव्य विधा की रचना है।
इसके बाद हम लोग देख लेते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं को। तो परिमल 1930 ईस्वी की, गीतिका 1936 ईस्वी की, तुलसीदास 1938 ईस्वी की, कुकुरमुत्ता 1942 ईस्वी, अणिमा 1943 ईस्वी, बेला 1946 ईस्वी की प्रकाशित काव्य कृतियां सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हैं। और इसी क्रम में देख लेते हैं जयशंकर प्रसाद जी की रचनाओं को। तो जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण कृतियों में उर्वशी 1909, वन मिलन 1909 और प्रेमराज 1909, यानी उर्वशी, वन मिलन और प्रेमराज तीनों ही कृतियां 1909 ईस्वी की प्रकाशित रचनाएं हैं। अयोध्या का उद्धार 1910 ईस्वी जयशंकर प्रसाद की रचना। कानन कुसुम जयशंकर प्रसाद की रचना 1913 ईस्वी। प्रेम पथिक 1914 ईस्वी और झरना 1918 ईस्वी की मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, याद रखिएगा। इसके बाद महादेवी वर्मा की कुछ महत्वपूर्ण कृतियां। तो रश्मि 1932 ईस्वी, निर्जा 1935 ईस्वी, शांत गीत 1936 ईस्वी, यामा 1940 ईस्वी। यामा के लिए उन्हें एक पुरस्कार भी दिया गया था, कमेंट्स करके बताइएगा। दीपशिखा 1942 ईस्वी की। आगे मार्क्सवादी चिंतकों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले कार्ल हेनरिच मार्क्स को देखते हैं। तो यह वैज्ञानिक समाजवाद के जनक हैं। 1818 से 1883 ईस्वी इनका जीवन काल रहा है। वहीं फ्रेडरिक एंगल्स 1820 से 1895 ईस्वी तक इनका जीवन काल रहा और जर्मनी के मार्क्सवादी ये नेता थे। व्लादिमीर इलिच लेनिन, यह 1870 से 1924 ईस्वी इनका समय काल रहा और सोवियत संघ के क्रांतिकारी मार्क्सवादी नेता थे। इसके बाद माओ त्से तुंग 1893 से 1976 ईस्वी तक जीवन काल रहा और ये चीन के मार्क्सवादी नेता थे। मार्क्सवादी सिद्धांत में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत और अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है। हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी अगर रचनाकारों की बात की जाए तो उसमें यशपाल, रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, रांगे राघव, नामवर सिंह और मुक्तिबोध का नाम उल्लेखनीय है। यानी हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी रचनाकारों में गजानन माधव मुक्तिबोध, नामवर सिंह, रांगे राघव, शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा और यशपाल उल्लेखनीय है। बढ़ते आगे और कुछ कवियों को देख लेते हैं उनके जन्म काल के अनुसार। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी 1889 ईस्वी इनका जन्म काल है और इनकी प्रमुख रचनाओं में हिम किरीटनी, हिम तरंगनी, युग चरण, समर्पण, मरण ज्वार, माता, वेणु लो गुजे धरा, बिजुरी काजल, आज रही, कृष्णार्जुन युद्ध, साहित्य के देवता और समय के पांव इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। वहीं आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं सिया राम शरण गुप्त को। इनका जन्म 1895 ईस्वी में हुआ था। प्रमुख कृतियों में इनका आद्रा, विषाद, दुर्वादल, बापू, दैनिकी नकुल, मृणमयी और आत्मोत्सर्ग हैं। इसके बाद बालकृष्ण शर्मा नवीन को देख लेते हैं। तो यह 1897 ईस्वी इनका जीवन काल जन्म हुआ है और इनकी प्रमुख रचनाओं में अपलक, क्वास, उर्मिला, कुमकुम और रश्मि रेखा है। वहीं आगे भगवती चरण वर्मा को देखते हैं। तो भगवती चरण वर्मा 1903 ईस्वी के हैं। यानी क्रम के अनुसार अगर देखा जाए तो माखनलाल चतुर्वेदी, फिर सिया राम शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन और भगवती चरण वर्मा हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में पतन 1928 ईस्वी, चित्रलेखा 1934 ईस्वी, 3 वर्ष 1936 ईस्वी, टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946 ईस्वी, अपने खिलौने 1958 ईस्वी का है। वहीं भूले बिसरे चित्र 1959 ईस्वी की रचना, वह फिर नहीं आई 1960 ईस्वी की रचना, सामर्थ और सीमा, थके पांव सबही नचावत राम गोसाई, ये रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं और कुछ रचनाओं को देख लेते हैं। तो जन्म काल की दृष्टि से भक्तिकालीन रचनाकारों में रैदास, इसके बाद दूसरे नंबर पे मीराबाई हैं, रज्जब है, मलुकदास हैं। रैदास का समय 1388 से 1439 माना जाता है। इनके जन्म काल को लेकर विद्वानों में मतभेद रहा है और भक्तमाल में डॉक्टर भंडारकर के अनुसार इनका जन्म 1228 ईस्वी में, जबकि डॉक्टर भागवत मिश्र के अनुसार 1398 ईस्वी में हुआ था।
रैदास रामानंद के शिष्य थे। ऐसा माना जाता है कि मीराबाई भी रैदास की शिष्या थी। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में कुणकी राजस्थान में हुआ था और मृत्यु 1573 ईस्वी में रणछोड़ मंदिर गुजरात में हुई थी। मीराबाई की प्रमुख रचनाओं में नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद, टीका और राग गोविंद हैं। वहीं रज्जब, इनका पूरा नाम रज्जब अली खान था, विक्रमी संवत 1624 ईस्वी और मृत्यु विक्रमी संवत 1746 ईस्वी है। गुरु इनके दादू दयाल थे और दादू की रचनाओं को इन्होंने अंगवधु नाम से संग्रहित करके किया। और मलुकदास 1574 ईस्वी प्रयागराज कड़ा प्रयागराज में जो है हुआ था। ज्ञानबोध, रतन खान और भक्त वच्छावली, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं हम लोग शमशेर बहादुर सिंह की कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं को। शमशेर बहादुर सिंह की प्रमुख रचनाओं में कुछ कविताएं 1959 ईस्वी, कुछ और कविताएं 1961 ईस्वी, चूका भी नहीं हूं मैं 1975 ईस्वी, इतने पास अपने 1980 ईस्वी, बात बोलेगी 1981 ईस्वी की प्रकाशित रचनाएं हैं। वहीं रामधारी सिंह दिनकर की महत्वपूर्ण कृतियों में प्राणभंग 1929 ईस्वी, रेणुका 1935 ईस्वी, हुंकार 1939 ईस्वी, रसवंती 1940 ईस्वी, द्वंद्व गीत 1940 ईस्वी, कुरुक्षेत्र 1946 ईस्वी, धूप छां 1946 ईस्वी, शाम धैनी 1947 ईस्वी, बापू 1947 ईस्वी, इतिहास के आंसू 1951 ईस्वी, धूप और धुआं 1951 ईस्वी, रश्मिरथी बड़ी इंपॉर्टेंट रचना है इनकी 1952 ईस्वी और दिल्ली 1954 ईस्वी की रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचनाएं हैं। इसी तरह से रघुवीर सहाय की महत्वपूर्ण कृतियों को देख लेते हैं। सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो जल्दी हंसो तथा रास्ता इधर से है, प्रमुख रचनाएं ये रघुवीर सहाय की हैं। आइए बढ़ते हैं आगे और कुछ पंक्तियों पर चर्चा कर लेते हैं। तो नानक जी की कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां देखते हैं। सोच विचार करे मत मन में, जिसने ढूंढा उसने पाया, हरस शोक तय रहे नियारों, ना ही मान अपमान, गुरु कृपा जे ही नर पै कीन्ही, तिन यह जुगति पिछानी। इसी तरह से कबीरदास की महत्वपूर्ण पंक्तियां देख लेते हैं। दिन भर रोजा रहत हैं, रात हनत हैं गाय, अब मुझको तू क्या ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में आए, साईं के संग सासुर आई। ये कुछ प्रमुख पंक्तियां थी कबीरदास की। दादू दयाल की कुछ पंक्तियां देख लेते हैं। जब मन लागे राम सो, तब अनंत काहे को जाए। दूसरी पंक्ति है कि राम कल्पना कदे न कीजे, पूरन ब्रह्म प्यारा। इसी तरह से द्वय पख रहित पंथ गह, पूरा अबरन एक आधारा। यह दादू दयाल की पंक्तियां थी। आगे देखते हैं और कुछ महत्वपूर्ण अष्टछाप कवियों को देख लेते हैं। तो 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना विठलनाथ ने 4 अपने और 4 वल्लभाचार्य के शिष्यों को मिलाकर की थी। विठलनाथ के शिष्यों में गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंद दास थे। गोविंद स्वामी का समयकाल 1505 से 1585, छीत स्वामी का 1501 से 1585, 1530 से 1585 चतुर्भुज दास का, 1533 से 1586 नंददास का है। वहीं वल्लभाचार्य के शिष्यों में 1468 से 1582 कुंभन दास, 1478 से 1583 सूरदास, 1493 से 1583 परमानंद दास और कृष्णदास का है 1495 से 1575 ईस्वी तक। मध्वाचार्य की कुछ प्रमुख कृतियों को देख लेते हैं। तो ब्रह्मसूत्र भाष्यम, अणुभाष्यम, अणुव्याख्यानम, न्याय विवरणम, गीता भाष्यम और गीता तात्पर्यम है। इसी तरह से रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक थे और रामानुजाचार्य के शिष्य रामानंद थे। इसके बाद जीवन काल की दृष्टि से पाश्चात्य आलोचकों का क्रम देख लेते हैं। तो कालरीज 1772 ईस्वी इनका समय काल है और इनकी रचना है बायोग्राफिया लिटरेरिया। मैथ्यू अर्नाल्ड का है 1822 कल्चर एंड एनार्की, इनकी प्रमुख रचना है। वहीं क्रोंचे 1866 एस्थेटिक और लॉजिक
इनकी प्रमुख रचना है। रिचर्ड्स महोदय का समय है, जन्म समय 1893 ईस्वी, और इनकी प्रमुख रचना है प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। इसके बाद कॉलरिज की कुछ प्रमुख रचनाओं में द फ्रेंड्स, एड्स एंड रिफ्लेक्शन, चर्च एंड स्टेट, कन्फेंसज ऑफ एन इंक्वायरी, स्पिरिट। क्रोचे की पुस्तक का नाम एस्थेटिक है। मैथ्यू अर्नाल्ड की रचनाओं में थायरसिस, लिटरेचर एंड डोगमा है। रिचर्ड्स की पुस्तकों में द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स, द मीनिंग ऑफ मीनिंग और साइंस एंड पोएट्री, ये प्रमुख रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और लघु मानव की अवधारणा के प्रवर्तक विजय देव नारायण शाही हैं, और कुछ प्रमुख रचनाओं को देख लेते हैं हम लोग। तो विजय देव नारायण शाही की प्रमुख रचनाओं में मछली घर, साखी, संवाद तुमसे, आवाज हमारी जाएगा। इसके बाद लक्ष्मीकांत की प्रमुख रचनाओं में खाली कुर्सी की आत्मा, सफेद चेहरे, तीसरा प्रसंग, सीमांत के बादल, अपना अपना जूता और तीसरा पक्ष प्रमुख रचनाएं हैं। वहीं मुक्तिबोध की प्रमुख रचनाओं में अंधेरे में, विपात्र, चांद का मुंह टेढ़ा और ब्रह्म राक्षस है। जगदीश चंद्र गुप्त की महत्वपूर्ण कृतियों में नाव के पांव, शंबुक, बोधि वृक्ष, स्वरूप और समस्याएं प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद कुछ और पंक्तियों को देख लेते हैं। तो नामदेव की पंक्तियों को देखते हैं। हिंदू पूजे देह रहा मुसलमान मस्जिद, नामदेव की पंक्ति है। दूसरी पंक्ति इनकी देख लेते हैं महत्वपूर्ण की, धनी धनी मेघा रोमावली, धनी धनी कृष्ण और कांवली। और इसी तरह से माई न होती, बाप न होते, कर्म न होता काया, और पांडे तुम्हारी गायत्री लोधे का खेत खाती थी, ये पंक्तियां नामदेव की हैं। इसी तरह से कबीर की पंक्तियों को देख लेते हैं। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम को मरम है आना। दूसरी पंक्ति है कबीरदास की कि पंडित मिथ्या करहु विचारा, ना वह सृष्टि न सिरजन हारा। इसी तरह से सूर समाना चंद में दूह किया घर एक। इसके बाद रैदास की पंक्तियां हैं कि जाके कुटुंब सब ढोर ढोआवत। इसके बाद गुण निर्गुण कहियत नहीं जाके, और माधव क्या कहिए प्रभु ऐसा, जैसा मानिए हुई है तैसा, ये पंक्तियां रैदास की हैं। आइए सूरदास की पंक्तियों को देख लेते हैं। तो गेह तज्यो अरु नेह तज्यो, पुण्य खेह लगाई क देह सवारी, और पति ही सुप्रेम हो, पति ही सुनेम हो, यह भी पंक्ति सुंदरदास की है। और ब्रह्म ते पुरुष और प्रकृति प्रकट भई, यह पंक्तियां भी सुंदरदास की हैं। आगे कुछ नाटकों को देख लेते हैं। तो नाटकों में विष्णु प्रभाकर का नाटक देख लेते हैं, युगे युगे क्रांति 1969 ईस्वी, डॉक्टर 1958 ईस्वी, टूटते परिवेश 1974 ईस्वी, कुहासा और किरण 1975 ईस्वी, डरे हुए लोग 1978 ईस्वी, और वंदिनी 1979 ईस्वी के विष्णु प्रभाकर के नाटक हैं। वहीं जगदीश चंद्र माथुर के अगर नाटकों की बात की जाए तो दशरथ नंदन 1974 ईस्वी का, कोणार्क 1951 ईस्वी का, शारदिया 1959 ईस्वी का, पहला राजा 1969 ईस्वी का, रघुकुल रीत 1998 ईस्वी का है। आगे क्षमा करें, यह जो है मिसप्रिंट है। इसके बाद लक्ष्मी नारायण लाल का जो है सूर्यमुख 1968 ईस्वी का है, और अंधा कुआ 1955 ईस्वी, मादा कैक्टस 1959 ईस्वी, और सूखा सरोवर 1960 ईस्वी, रक्त कमल 1963 ईस्वी, और मिस्टर अभिमन्यु 1971 ईस्वी का है। भीष्म साहनी के नाटकों में रंग दे बसंती चोला 1996 ईस्वी का रचित है, हानुस 1977 का है, कबीरा खड़ा बाजार में 1981 ईस्वी, माधवी 1985 ईस्वी, और मुआवजे 1993 ईस्वी का, आलमगीर 1999 ईस्वी का प्रकाशित। सहाय की कुछ काव्य कृतियों को देखते हैं।
तो पहली काव्य कृति उनकी देखते हैं आत्महत्या के विरुद्ध, जिसका प्रकाशन काल 1967 ईस्वी, सीढ़ियों पर धूप 1960 ईस्वी, हंसो हंसो जल्दी हंसो 1975 ईस्वी की प्रकाशित रचना, वहीं कुछ पते कुछ चिट्ठियां 1989 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। और सारी ही रचनाएं परीक्षा के दृष्टि से इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं रघुवीर सहाय की। अब देख लेते हैं हम लोग कुंवर नारायण की रचनाओं को। तो कुंवर नारायण की रचनाओं में आत्मजयी, चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम और बाज श्रवा के बहाने प्रमुख रचनाएं हैं। कुंवर नारायण की आत्मजयी रचना 1965 ईस्वी की प्रकाशित रचना है, जबकि चक्रव्यूह 1956 ईस्वी की। तो वहीं परिवेश, हम तुम 1961 ईस्वी की प्रकाशित रचना, जबकि बाज श्रवा के बहाने 2008 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। साथियों, बढ़ते हैं पाठचर्या में आगे और देख लेते हैं हम लोग केदारनाथ सिंह की तथा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाओं को। तो केदारनाथ सिंह की रचनाओं में जमीन पक रही है 1980 ईस्वी की प्रकाशित रचना, अभी बिल्कुल अभी 1960 ईस्वी की प्रकाशित रचना, अकाल में सारस 1989 ईस्वी की प्रकाशित रचना, बाघ 1996 ईस्वी की रचना है। यहां से देखें 1983 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। वहीं साथियों, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना काठ की घंटियां 1959 ईस्वी, बांस के पुल 1963 ईस्वी, एक सूनी नाव 1966 ईस्वी, कुआनो नदी 1973 ईस्वी और जंगल का दर्द 1976 ईस्वी की प्रकाशित रचनाएं हैं। और साथियों, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और देख लेते हैं। केदारनाथ सिंह को उत्तर कबीर रचना के लिए 1997 ईस्वी का व्यास सम्मान दिया गया और अकाल में सारस कृति के लिए 1989 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह भी इंपॉर्टेंट तथ्य है, इसको भी याद रखिएगा। बाकी कुंवर नारायण को उनकी कृति आत्मजयी काव्य रचना हेतु 1995 ईस्वी में व्यास सम्मान से और कोई दूसरा नहीं काव्य के लिए 1995 ईस्वी में ही उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को उनकी रचना खूंटियों पर टंगे लोक काव्य रचना के लिए 1983 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और रघुवीर सहाय को लोग भूल गए हैं काव्य कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से 1984 ईस्वी में सम्मानित किया गया। आइए बढ़ते हैं साथियों आगे और देखते हैं अगला महत्वपूर्ण तथ्य। अमृतलाल नागर के उपन्यासों को हम लोग देख लेते हैं। तो अमृतलाल नागर के उपन्यासों में सुहाग के नुपुर 1960 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास, तो मानस का हंस 1972 ईस्वी का उपन्यास, खंजन नयन 1981 ईस्वी का है, जबकि डॉक्टर बच्चन सिंह इसको 1980 ईस्वी मानते हैं। और पीढ़ियां 1990 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अमृतलाल नागर के अन्य उपन्यासों में सेठ बांकेलाल 1944 ईस्वी, महाकाल 1947 ईस्वी, बूंद और समुद्र 1956 ईस्वी, शतरंज के मोहरे 1959 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। आइए साथियों, पाठचर्या में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला बिंदु क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो प्रकाशन वर्ष के अनुसार जो है कुछ नाटकों को देख लेते हैं। बकरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक 1974 ईस्वी का, एक और द्रोणाचार्य शंकर शेष का नाटक 1977 ईस्वी का, देहांतर 1987 ईस्वी का नाटक है नंद किशोर आचार्य का, भूख आग है कृष्ण बलदेव वैद का है 1998 ईस्वी का प्रकाशित नाटक। सारे ही नाटक साथियों बड़े इंपॉर्टेंट हैं। बकरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, एक और द्रोणाचार्य शंकर शेष, देहांतर नंद किशोर आचार्य और भूख आग है कृष्ण बलदेव वैद जी की के नाटक हैं। आगे साथियों, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के प्रमुख नाटकों में लड़ाई और गरीबी हटाओ प्रमुख नाटक हैं। आइए बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं कृष्ण बलदेव वैद के प्रमुख नाटकों को। तो हमारी बुढ़िया 2000 ईस्वी का प्रकाशित नाटक, सवाल और स्वप्न 2001 ईस्वी का प्रकाशित नाटक, मोनालिसा की मुस्कान कृष्ण बलदेव वैद के प्रमुख नाटक हैं। इसी तरह से
शंकर शेष के नाटकों को देख लेते हैं तो बंधन अपने अपने 1971 ईस्वी का, घरौंदा 1978 ईस्वी का, पोस्टर 2014 ईस्वी का, मूर्तिकार 1972 ईस्वी का, अरे मायावी सरोवर 1980 ईस्वी के प्रकाशित नाटक हैं। ये सब परीक्षा की दृष्टि से साथियों इंपॉर्टेंट हैं। शंकर शेष के नाटकों में बंधन अपने अपने, घरौंदा, पोस्टर, मूर्तिकार, अरे मायावी सरोवर ये प्रमुख नाटक हैं। बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं अगले नाटककार नंदकिशोर आचार्य के प्रमुख नाटकों में पागल घर 1988 ईस्वी का, गुलाम बादशाह 1992 ईस्वी का, जूते और किमिदम अक्षम ये इनके नंदकिशोर आचार्य के प्रमुख नाटक हैं। आगे साथियों प्रकाशन वर्ष के अनुसार कुछ निबंध संग्रहों को देख लेते हैं तो अज्ञेय जी का निबंध त्रिशंकु 1945 ईस्वी का है, जबकि रामधारी सिंह दिनकर का रेती के फूल 1954 ईस्वी का प्रकाशित निबंध। तो वहीं विद्यानिवास मिश्र का शिरीष की याद आई 1995 ईस्वी, जबकि आदि अंत और आरंभ निर्मल वर्मा का निबंध 2001 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं निर्मल वर्मा के अन्य निबंधों को। तो शब्द और स्मृति, ढलान से उतरते हुए दूसरे शब्दों में कला का जोखिम शताब्दी के ढलते वर्षों में, ये जो हैं निर्मल वर्मा के प्रमुख निबंध हैं, जिसमें शब्द और स्मृति 1976 ईस्वी, ढलान से उतरते हुए 1985 ईस्वी, दूसरे शब्दों में 1997 ईस्वी, शताब्दी के ढलते वर्षों में 1995 ईस्वी, कला का जोखिम 1981 ईस्वी के प्रकाशित निबंध हैं निर्मल वर्मा जी के। आगे साथियों देखते हैं अज्ञेय के निबंधों को। तो सबरंग और कुछ राग, आत्मने पद, आल बाल, लिख कागद कोरे, धार और किनारे ये प्रमुख निबंध अज्ञेय जी के हैं। सब रंग और कुछ राग 1956 ईस्वी, आत्मने पद 1960 ईस्वी, आल बाल 1971 ईस्वी, लिख कागद कोरे 1972 ईस्वी, धार और किनारे 1982 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। आगे साथियों रामधारी सिंह दिनकर के अन्य निबंध प्रकाशन वर्ष के अनुसार देख लेते हैं हम लोग। तो रामधारी सिंह दिनकर का मिट्टी की ओर 1946 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। वहीं अर्धनारीश्वर यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1952 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। उजली आग 1956 ईस्वी का और वेणुवन 1958 ईस्वी का, वट पीपल 1961 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं साथियों अगला विद्यानिवास मिश्र के कुछ निबंधों को। तो चितवन की छां 1953 ईस्वी, हल्दी धूप 1955 ईस्वी, कदम की फूल डाल 1956 ईस्वी, तुम चंदन हम पानी 1957 ईस्वी का प्रकाशित विद्यानिवास मिश्र का निबंध है। आगे साथियों आत्मकथाएं दी गई हैं। तो मोहनदास नैमिषराय की आत्मकथा अपने अपने पिंजरे 1995 ईस्वी की है। वहीं ओम प्रकाश वाल्मीकि की जूठन 1997 ईस्वी की प्रकाशित रचना, जबकि डॉक्टर तुलसीराम की 2010 ईस्वी की प्रकाशित रचना है मुर्दैया। और शिकंजे का दर्द सुशीला टाक भौरे का 2011 ईस्वी का प्रकाशित आत्मकथाएं हैं साथियों। और कुछ अन्य दलित आत्मकथाओं को देख लेते हैं हम लोग। तो मैं भंगी हूँ 1981 ईस्वी की प्रकाशित यह दलित आत्मकथा भगवान दास की है। तो वहीं दोहरा अभिशाप कौशल्या वैसंत्री की है 1999 ईस्वी, दोहरा अभिशाप का प्रकाशन वर्ष है। तो रमाशंकर आर्य की आत्मकथा घुटन 2005 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। तो वहीं डॉक्टर तुलसीराम की आत्मकथा 2014 ईस्वी की प्रकाशित मणिकर्णिका है।
और कुछ अन्य चर्चित आत्मकथाओं को देख लेते हैं। तो परिव्राजक की प्रजा, शांतिप्रिय द्विवेदी की आत्मकथा 1952 ईस्वी, आत्मनिरीक्षण सेठ गोविंद दास की 1957 ईस्वी, आज के अतीत भीष्म साहनी की 2003 ईस्वी की प्रकाशित हिंदी की चर्चित आत्मकथाएं हैं जो परीक्षा दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है और अक्सर पूछी जाती हैं साथियों। आइए कुछ कवियों को देख लेते हैं हम लोग। तो कवियों में बिहारी को लेते हैं। तो बिहारी का समयकाल 1595 से 1663 ईस्वी तक, जबकि मतीराम 1671 से 1693 ईस्वी तक, जसवंत सिंह 1626 से 1688 ईस्वी तक, वहीं देव 1673 से 1767 ईस्वी तक इनका जीवन काल रहा, जिसमें बिहारी का जन्म ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुर में हुआ था। ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। इन्होंने श्रृंगार सतसई की परंपरा का सूत्रपात हिंदी में किया और बिहारी के दोहों की उपमा नावक के तीर से दी गई है। सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। बाकी मतीराम जो है, इनका जन्म तिकमापुर कानपुर में हुआ था। फूल मंजरी, रसराज और ललित ललाम इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। वहीं जसवंत सिंह भाषा भूषण अलंकार शास्त्र का प्रसिद्ध ग्रंथ है और यह ग्रंथ जो है चंद्रालोक की छाया पर है। आइए बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं सुरेंद्र वर्मा के नाटकों को। तो सुरेंद्र वर्मा जी का नाटक देखते हैं पहले हम लोग सेतुबंध को। 1972 ईस्वी का प्रकाशित यह नाटक है। इसमें कालिदास प्रभावती के प्रेम और यौवन संबंध पर यह है। और 8वां सर्ग 1976 ईस्वी का है। इसमें कालिदास, सौमित्र, अनसुईया और प्रियंवदा इसके पात्र हैं। एक दूनी एक 1987 ईस्वी का प्रकाशित नाटक जो एक अकेले रहने वाली स्त्री पर आधारित है। वहीं रति का कंगन 2011 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है और मल्लीनाग और नीलांबरा इसके प्रमुख पात्र हैं। इसके अलावा सुरेंद्र वर्मा के अन्य नाटकों की बात की जाए तो द्रौपदी 1972 ईस्वी, इसके पात्रों में सुरेखा, मनमोहन है। नायक, खलनायक, विदूषक 1972 ईस्वी का शकुंतला व दुष्यंत इसके पात्र हैं। वहीं सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, यह भी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। 1975 ईस्वी का है जिसमें नारी तत्व की सार्थकता पर तलाश की गई है। और अगला है कि छोटे सैयद बड़े सैयद 1982 ईस्वी का है। शकुंतला की अंगूठी 1990 ईस्वी का है। कैदे हयात 1993 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। आगे साथियों, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी की कृतियों को देख लेते हैं। तो उनके प्रमुख आलोचना ग्रंथों में जयशंकर प्रसाद, आधुनिक साहित्य, कवि निराला, नई कविता, ये प्रमुख आलोचना ग्रंथ हैं उनके। जयशंकर प्रसाद 1940 ईस्वी का, आधुनिक साहित्य 1950 ईस्वी का, कवि निराला 1965 ईस्वी और नई कविता 1976 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि नंद दुलारे वाजपेयी की एक अन्य आलोचनात्मक रचना इसमें से कौन सी है? एक नहीं, क्षमा करें, अन्य आलोचनात्मक रचनाओं को देख लेते हैं हम लोग। तो उनकी रचनाओं में हिंदी साहित्य 20वीं सदी 1942 ईस्वी, प्रेमचंद 1950 ईस्वी, महाकवि सूरदास 52 ईस्वी, कवि सुमित्रा नंदन पंत 1976 ईस्वी का, रस सिद्धांत 1977 ईस्वी का, साहित्य का आधुनिक युग 1978 ईस्वी का और आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा 1978 ईस्वी, रीति और शैली 1979 ईस्वी के प्रकाशित आलोचनात्मक ग्रंथ हैं आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी के। आगे साथियों, कुछ आलोचना ग्रंथों को देख लेते हैं। तो कबीर नाम से आलोचनात्मक ग्रंथ हजारी प्रसाद द्विवेदी का 1942 ईस्वी का है। साहित्य का मर्म हजारी प्रसाद द्विवेदी का 1949 ईस्वी का है। आधुनिक साहित्य 1950 ईस्वी का नंद दुलारे वाजपेयी का है। वहीं महाकवि सूरदास 1952 ईस्वी का है, नंद दुलारे वाजपेयी जी द्वारा लिखा गया। रस सिद्धांत डॉक्टर नगेंद्र का है 1964 ईस्वी का। चेतना के बिंब
डॉक्टर नगेंद्र का है 1967 ईस्वी का, और महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण 1977 ईस्वी का है रामविलास शर्मा का, जबकि हिंदी जाति का साहित्य रामविलास शर्मा का है 1986 ईस्वी का। आगे साथियों देखते हैं हम लोग कुछ प्रमुख निबंधों को। तो कहानी अनकहानी निबंध धर्मवीर भारती का है 1970 ईस्वी, गंधमादन कुबेरनाथ राय का है 1972 ईस्वी, जीप पर सवार इलियास शरद जोशी का है 1971 ईस्वी का, मिट्टी की ओर रामधारी सिंह दिनकर का है 1946 ईस्वी का प्रकाशित। इसके अलावा रामधारी सिंह दिनकर के कुछ प्रमुख निबंधों में अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, हमारी सांस्कृतिक एकता, वेणुवन, उजली आग तथा वट पीपल ये प्रमुख दिनकर के निबंध हैं। वहीं धर्मवीर भारती के ठेले पर हिमालय, पश्यंती, कुछ चेहरे कुछ चिंतन, शब्दिता तथा मानव मूल्य और साहित्य ये प्रमुख निबंध हैं धर्मवीर भारती के। वहीं कुबेरनाथ राय के निबंधों में रस आखेटक, प्रिया नीलकंठी, विषाद योग, निषाद बांसुरी, पर्ण मुकुट, महाकवि की तर्जनी और कामधेनु ये प्रमुख निबंध हैं कुबेरनाथ राय के। शरद जोशी के निबंधों में देख लेते हैं हम लोग। तो हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे 1971 ईस्वी, राह किनारे बैठ 1972 ईस्वी, तिलिस्म 1973 ईस्वी, दूसरी सतह 1975 ईस्वी तथा यत्र तत्र सर्वत्र 2000 ईस्वी के शरद जोशी के निबंध हैं। आगे हरिशंकर परसाई के निबंधों में पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, ठिठुरता गणतंत्र और विकलांग श्रद्धा का दौर ये प्रमुख निबंध संग्रह हैं हरिशंकर परसाई के। आगे साथियों कुछ उपन्यास और पात्रों को देख लेते हैं। सूरज का सातवां घोड़ा 1952 ईस्वी का प्रकाशित धर्मवीर भारती का उपन्यास है। मणिक और मुल्ला इसके प्रमुख पात्र हैं। वहीं मैला आंचल में विश्वनाथ प्रसाद फणीश्वरनाथ रेणु का लिखा गया यह उपन्यास है। तो राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी का संयुक्त रूप से लिखा गया 1 इंच मुस्कान है। 1963 ईस्वी इसका प्रकाशन काल। रंजना इसकी प्रमुख पात्र। तो तमस उपन्यास भीष्म शाहनी का है जिसका नत्थु प्रमुख पात्र है। वहीं धर्मवीर भारती का चंदर और सुधा पात्र हैं। गुनाहों का देवता बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1949 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। तो कितने चौराहे फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास 1966 ईस्वी इसका प्रकाशन काल और मनमोहन इसका प्रमुख पात्र है। दीर्घ तपा बेला इसकी प्रमुख पात्र है। फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखा गया 1963 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास। वहीं आपका बंटी 1971 ईस्वी का प्रकाशित शकुन आपका बंटी उपन्यास जो है मन्नू भंडारी द्वारा लिखा गया और शकुन इसकी प्रमुख पात्र है। वहीं महाभोज में शुकुल बाबू प्रमुख पात्र में है, मन्नू भंडारी का ही है। चाक उपन्यास मैत्रेयी पुष्पा का है। सारंग इसका प्रमुख पात्र है। ठिकरे की मंगनी नासिरा शर्मा का उपन्यास। महरूख इसका प्रमुख पात्र है। वहीं आमा उपन्यास चित्रा मुदगल का है। नमिता इसकी प्रमुख पात्र है। असीमा पात्र है कठगुलाब उपन्यास की। मृदुला गर्ग द्वारा लिखा गया 1996 ईस्वी का प्रकाशित। और अग्निबीज ज्वाला सिंह का है। मार्कंडे द्वारा लिखा गया। ज्वाला सिंह इसके प्रमुख पात्र हैं। मार्कंडे द्वारा लिखा गया है। और सुरेंद्र वर्मा हर्षवर्धन इसका प्रमुख पात्र है। मुझे चांद चाहिए उपन्यास का 1998 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। वहीं नीला चांद उपन्यास 1988 3 खंडों में विभक्त किया गया है। प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। प्राचीन भाषा में वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत है। वहीं मध्यकालीन भाषाओं में पाली, प्राकृत और अपभ्रंश है, यानी प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत और तृतीय प्राकृत है। आधुनिक भाषाओं में हिंदी वर्ग की भाषाएं और हिंदीतर वर्ग की भाषा 2 खंड में विभक्त हो जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आधुनिक आर्य भाषाओं में हिंदी वर्ग में आने वाली भाषाएं कौन कौन सी हैं। तो पहाड़ी, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी हिंदी। जबकि हिंदीतर वर्ग में आने वाली भाषाओं में नेपाली, सिंधी, पंजाबी, लहदा, गुजराती, मराठी,
उड़िया, बंगाली और असमिया आती हैं। इसके बाद अगर भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर भाषा परिवार को देखा जाए तो यूरोप और यूरेशिया दोनों को मिलाकर के यूरेशिया कहा गया है। तो इसमें भारोपी परिवार की भाषा, भारत और यूरोप की, द्रविड़ परिवार की, काकेसी परिवार की, बुरुष्की परिवार की, यूराल अल्ताई परिवार की, चीनी परिवार की, जापानी कोरियाई परिवार, अत्युत्तरी परिवार जिसको हाइपस्पोरी कहते हैं, और बास्क परिवार, और इसके अलावा शामी और हामी परिवार की भाषाएं हैं। अफ्रीका भूखंड में सुडानी परिवार, बंतू परिवार और होतोतो बुशमैनी परिवार के। प्रशांत महासागरीय भूखंड में मलय पोलिनेशियाई परिवार, पापुई परिवार, ऑस्ट्रेलियन परिवार, दक्षिणी पूर्व एशियाई परिवार हैं। वहीं अमेरिका भूखंड में अमेरिकी परिवार की भाषा बोली जाती है। इसके बाद अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के विकास को हम लोग देख लेते हैं। सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, गुजराती, ब्रजभाषा और खड़ी बोली का विकास हुआ। वहीं पैसाची से लांदा और पंजाबी, जबकि ब्राचड़ अपभ्रंश से सिंधी, खस अपभ्रंश से पहाड़ी, कुमाऊनी और गढ़वाली, महाराष्ट्री से मराठी, अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। इसके बाद मागधी से बिहारी हिंदी, बंगाली, उड़िया और असमिया है। इसी क्रम में आगे देख लेते हैं हिंदी भाषा के विकास क्रम को। तो हिंदी भाषा के विकास क्रम में जो है आपकी वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और उसके बाद आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं आती हैं। अपभ्रंश के बाद बंगला, उड़िया, असमिया, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी। इसके बाद हम लोग हिंदी उपभाषा की बोलियों को एक दृष्टि में देख लेते हैं। पश्चिमी हिंदी जो है इसके अंतर्गत कौन कौन सी बोली है, तो ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, हरियाणवी और कन्नौजी। यानी ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, हरियाणवी और कन्नौजी 5 हैं। इसके बाद 3 बोलियां पूर्वी हिंदी से निकलती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इसी तरह से बिहारी हिंदी से मैथिली, मगही और भोजपुरी। इसके बाद राजस्थानी हिंदी से मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी, तथा पहाड़ी हिंदी से गढ़वाली, नेपाली और कुमाऊनी। ये प्रत्येक उपभाषा वर्ग से बोलियों का विवरण था, जिसमें पश्चिमी हिंदी में ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, हरियाणवी, कन्नौजी थी। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी में मैथिली, मगही, भोजपुरी। राजस्थानी में मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी और पहाड़ी हिंदी में गढ़वाली, नेपाली और कुमाऊनी है। इसके बाद ब्रज भाषा की उपबोलियों को देख लेते हैं। ब्रज भाषा जो है हिंदी काल में ब्रज भाषा का अपभ्रंश अवहट से जीवन रस प्राप्त करती थी। अपभ्रंश अवहट की रचनाओं में ब्रज को अंकुरित होते हुए देखा जा सकता है। ब्रज भाषा साहित्य का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ जो है सुधीर अग्रवाल द्वारा लिखा गया प्रद्युमन चरित है, जिसका रचना काल 1354 ईस्वी है। ब्रज भाषा की उपबोलियों में अंतरदेशी, भुक्शा, भरतपुरी, डांगी, माथी और ग्वालियरी है। वहीं अवधी जो है इसकी पहली रचना मुल्ला दाऊद की चंदायन है और इसी को लोरकहा भी कहा जाता है। 1370 ईस्वी इसका रचना काल है। अवधी भाषा में साहित्य का उत्तरोत्तर विकास देखा जाता है और अवधी की उपबोलियों में बैसवाड़ी, बनौधी और मिर्जापुरी हैं। इसके बाद हिंदी भाषी क्षेत्रों को देख लेते हैं। तो भारत के जिन क्षेत्रों में हिंदी बोली जाती है उन्हें हिंदी क्षेत्र कहते हैं। इसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, उत्तरांचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड है। हिंदी क्षेत्र की बोलियों का विकास अगर देखा जाए तो उपनागर अपभ्रंश से विकसित हुई है राजस्थानी की बोलियां, जिसमें मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी और मालवी हैं।
जबकि सौरसेनी अपभ्रंश से निकली है ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, कौरवी और हरियाणवी। वहीं अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित है पूर्वी हिंदी की बोलियां अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। मागधी अपभ्रंश से भोजपुरी, मगही और मैथिली हैं, जबकि खस अपभ्रंश से पहाड़ी हिंदी, कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली हैं। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं हिंदी की उपभाषा तथा बोलियों को विशिष्टता क्षेत्र एक दृष्टि में। सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का विकास होता है, जिसमें कौरवी, बांगरू, ब्रज भाषा, बुंदेली और कन्नौजी हैं। कौरवी को खड़ी बोली के नाम से भी जाना जाता है और हरियाणवी को बांगरू नाम से। ब्रज भाषा को का अन्य नाम अंतर्वेदी भी है। और विशिष्टता की बात की जाए तो कौरवी आकार बहुला है, वहीं बांगरू भी आकार बहुला है, लेकिन ब्रज भाषा ओकार बहुला है। बुंदेली ओकार बहुला है, कन्नौजी ओकार बहुला है। कौरवी का क्षेत्र अगर देखा जाए यानी खड़ी बोली का बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ, मुजफ्फरपुर, सहारनपुर, दिल्ली, गाजियाबाद, देहरादून का मैदानी भाग आता है। वहीं बांगरू या हरियाणवी हरियाणा और पंजाब के दक्षिण पूर्व में प्रचलित है। ब्रज भाषा में उत्तर प्रदेश में मथुरा, आगरा, अलीगढ़, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, हाथरस, बुलंदशहर, कासगंज, गौतम बुद्ध नगर, बदायूं, बरेली। वहीं उत्तराखंड में नैनीताल, उधम सिंह नगर और राजस्थान में भरतपुर, धौलपुर, करौली, हरियाणा में फरीदाबाद, गुड़गांव और मेवात आता है। इसके बाद बुंदेली जो है इसका क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश में झांसी, उरई, जालौन, हमीरपुर, ललितपुर, बांदा और चित्रकूट। वहीं मध्य प्रदेश में सागर, दमोह, विदिशा, दतिया, ओरछा, होशंगाबाद, ग्वालियर और छतरपुर हैं। इसके बाद कन्नौजी में इटावा, फर्रुखाबाद, हरदोई, पीलीभीत, शाहजहांपुर, कानपुर, औरैया और कन्नौज हैं। राजस्थानी में आपका जो है मारवाड़ी, मालवी, मेवाती, ढूंढाड़ी, इसी को जयपुरी और हड़ौती भी कहते हैं। मारवाड़ी ओकार बहुला है, मालवी ओकार बहुला है, मेवाती ओकार बहुला है और ढूंढाड़ी ओकार बहुला। इसमें मारवाड़ी का क्षेत्र है जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, किशनगढ़, जैसलमेर, राजस्थान। राजस्थान के झालवाड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में मालवी बोली जाती है। वहीं उज्जैन, रतनलाम, इंदौर, देवास, मालवा, मंदसौर और नीमच इन क्षेत्रों में मालवी बोली जाती है। मेवाती अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर राजस्थान में बोली जाती है। वहीं ओकार बहुला बोली ढूंढाड़ी या हड़ौती या जयपुरी जयपुर, दौसा, अजमेर, टोंक राजस्थान में बोली जाती है। इसके बाद पहाड़ी हिंदी की बात की जाए तो पहाड़ी हिंदी में कुमाऊनी और गढ़वाली ये दोनों ही ओकार बहुला बोलियां हैं। और कुमाऊनी अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत उत्तराखंड में। वहीं गढ़वाल, उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली ये भी उत्तराखंड की ही बोलियां हैं। इसके बाद अर्धमागधी अपभ्रंश में पूर्वी हिंदी आती है। अवधी, इसको कोसली या वैसवाड़ी भी कहा जाता है, आकार बहुला बोली है यह। और अयोध्या, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, बाराबंकी, लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, फैजाबाद, सुल्तानपुर, रायबरेली, प्रयागराज, जौनपुर, मिर्जापुर, श्रावस्ती, प्रतापगढ़, अंबेडकर नगर, कौशाम्बी और फतेहपुर क्षेत्रों में बोली जाती है। बघेली वहीं मध्य प्रदेश के रीवा, सतना, सीधी, उमरिया, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज एवं मिर्जापुर क्षेत्रों में। छत्तीसगढ़ी जो है इसे लरिया या खलहाटी भी कहते हैं, उकार बहुला बोली है। सरगुजा, कोरिया, बिलासपुर, रायगढ़, खैरागढ़, रायपुर, दुर्ग, नंदगांव, काकीर छत्तीसगढ़ में बोली जाने वाली ये बोलियां हैं। वहीं मागधी बिहारी हिंदी की बोलियां हैं। मागधी अपभ्रंश से विकसित है बिहारी हिंदी, जिसमें भोजपुरी, मगही और मैथिली आती हैं। भोजपुरी इकार बहुला है, जिसमें गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, बनारस, चंदौली, महाराजगंज, मऊ, आजमगढ़, मिर्जापुर, अंबेडकर नगर आता है। और बिहार, झारखंड, भारत के बाहर नेपाल, फिजी, गुयाना और मॉरिशस में भी भोजपुरी बोली जाती है। इसके अलावा पटना, हजारीबाग, मुंगेर, पलामू, भागलपुर और रांची।
मैथिली इकार बहुला बोली है और भारत के उत्तरी बिहार तथा नेपाल के तराई क्षेत्रों में बोली जाने वाली बोली है। इसके बाद कुछ अन्य तथ्यों पर चर्चा करते हैं। तो विश्व की लगभग 42% जनता भारोपी परिवार की भाषा बोलती है और भारत की 73% जनसंख्या जो है वह भारोपी भाषा परिवार की बोलने वालों की है। इसके बाद संस्कृत शब्द सर्वप्रथम वाल्मीकि रामायण में मिलता है। गौतम बुद्ध ने सभी उपदेश पाली भाषा में दिए हैं। यह बड़ा इंपॉर्टेंट तथ्य है, अक्सर प्रश्न आता है। यह प्रथम प्राकृत यानी पाली भाषा के अंतर्गत अभिलेखी प्रकृत या शिलालेखी प्राकृत आता है। वहीं पाली प्रथम प्राकृत के अधिकांश शिलालेख जो हैं, अधिकांश लेख शिलाओं पर अंकित होने के कारण शिलालेखी प्राकृत की संज्ञा इसे दी गई है। भगवान महावीर के सभी उपदेश अर्धमागधी प्राकृत में निबद्ध हैं। अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रमाणिक प्रयोग पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। चीनी, हिंदी, अंग्रेजी, स्पेनिश, बंगला, पुर्तगाली, रूसी, अरबी, जापानी एवं जर्मन भाषा प्रत्येक को बोलने वालों की संख्या जो है 10 करोड़ से अधिक है। और स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। इसके बाद कुछ अन्य तथ्यों को देखते हैं। तो हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो हिंदी भारोपी परिवार की भाषा है। प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था की क्या संज्ञा है? तो जवाब हो जाएगा पाली। उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन है? तो जवाब हो जाएगा दामोदर पंडित। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ? तो अपभ्रंश से हुआ है। प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है? तो हेमचंद्र को। हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ? तो अपभ्रंश से हुआ है। पौमचर्यों की रचनाकार कौन है? तो स्वयंभू हैं। अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रामाणिक प्रयोग किस ग्रंथ में मिलता है? तो जवाब हो जाएगा पतंजलि के महाभाष्य में। इसके बाद कुछ अन्य तथ्यों को देखते हैं। तो संस्कृत भाषा के 2 रूप थे, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित भाषा उपभाषाओं में पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी, राजस्थानी और गुजराती हैं। पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। पैसाची अपभ्रंश का से पंजाबी और लहदा भाषाएं निकली हैं। ब्राचड़ से उत्पन्न भाषा सिंधी है। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से उत्पन्न मराठी है और मागधी अपभ्रंश से बांग्ला है। मागधी अपभ्रंश से बांग्ला, बिहारी, असमिया और उड़िया हैं। हिंदी की 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां हैं। सर्वप्रथम अमीर खुसरो ने भाषा या भाखा के स्थान पर हिंदी शब्द का प्रयोग किया था। तो साथियों, आज की व्यंग्यात्मक दृष्टि लेती है यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।